नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और ये समय है आपके अपने पसंदीदा शो जिसका नाम है सच के साथ। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आपने सुना होगा कि मैं सच कहूंगा फिर भी हार जाऊंगा और वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, क्योंकि हर मंगलवार और गुरुवार को सच और झूठ की एक बैलेंस शीट हम बनाते हैं जिसका नाम सच के साथ है और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहां पे कितना सच, कहां पे कितना झूठ है और सच और झूठ के बीच की जो थिन लाइन है वहां पे असल में उस पूरे मामले को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए देखना, समझना, जानना बहुत जरूरी है। तो आज इस कोशिश को एक योजना के तौर पे समझने की, समझाने की कोशिश होगी और वो योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। 2014 प्रधानमंत्री ने इस स्वर्णिम योजना की नींव रखी, लेकिन 2024 में इस योजना के मायने धरातल पे क्या हैं? जिस उम्मीद के साथ, जिस भाव के साथ इस योजना की शुरुआत की गई, क्या उस उम्मीद की नींव पे आज उतनी ही खूबसूरत इमारत खड़ी हुई है? ये समझने और समझाने की कोशिश हम करेंगे। ये समझने का प्रयास होगा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कितने गांव गोद लिए गए, उनकी हकीकत क्या है, वहां मिलने वाले फंड्स का किस तरह से एलोकेशन होता है, किस तरह से लोकेट किया जाता है और कैसे सारी योजनाओं को आगे तक पहुंचाया जाता है। हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ेगा जो आपको समझाएगा इस योजना के बारे में, जो बताएगा कि किस तरीके से गांव की सूरत बदलने की ये बेहद खूबसूरत कोशिश की गई। इस कोशिश के क्या मायने हो सकते हैं, कैसे और इसे सुधारा जा सकता है, या जो योजना चल रही है ये बिल्कुल परफेक्ट है, यानी हर एंगल पे माइन्यूटली आज हम और आप मिलकर बात करेंगे। अगर आपका गांव आदर्श ग्राम योजना में चयनित हुआ है तो ये शो आपको देखना है और नहीं हुआ है तो भी देखना है, क्योंकि वहां से जो अलख जगेगी, जो मिसाल कायम होगी वो आपके गांव तक पहुंचेगी और इस कोशिश को हम आज आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो हमेशा की तरह मेरे शो की रवायत है कि शुरुआत एक डिटेल रिपोर्ट के साथ हम करते हैं और उसके बाद बेहद खास मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ जुड़ता है जो बताता है आपको आज के कार्यक्रम की बारीकियां बेहद नजदीक से। तो अगले 50 से 55 मिनट मेरे लिए रिजर्व करिए, रिमोट को थोड़ा सा साइड करिए, ये रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि भारत का दिल गांव में बसता है। गांव का विकास यानी देश का विकास। इसी बात को धरातल पर उतारने के लिए 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श गांव की नींव रखी गई। इसका मकसद एक आदर्श भारतीय गांव के बारे में महात्मा गांधी जी की व्यापक कल्पना को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यथार्थ रूप देना था। इसके तहत हर संसद सदस्य यानी सांसद को साल 2019 तक 3 गांव और साल 2024 तक कुल 8 गांव के सामाजिक, आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास की जिम्मेदारी लेनी थी। पहला आदर्श ग्राम साल 2016 तक और 2 अन्य को साल 2019 तक विकसित किया जाना था। साल 2019 से 2024 तक हर सांसद द्वारा हर साल 5 और आदर्श ग्राम विकसित किए जाने की बात है। इसका लक्ष्य गांव और वहां के लोगों में कुछ मूल्यों को स्थापित करना है जिससे वे दूसरों के लिए मॉडल बन सकें। माना गया कि आदर्श ग्राम को स्थानीय विकास और सुशासन का संस्थान होना चाहिए जिससे वह दूसरी गांव पंचायतों को प्रेरित कर सके। इसके तहत कुल मूल्य तय किए गए, जैसे लोगों की भागीदारी को अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में अपनाना, गांव के जीवन से जुड़े सभी पहलुओं में, खासकर शासन से जुड़े फैसले लेने में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना, गांव के सबसे गरीब और सबसे कमजोर व्यक्ति को कल्याण प्राप्त करने में सक्षम बनाना, लैंगिक समानता की पुष्टि करना और महिलाओं के लिए सम्मान सुनिश्चित करना, सामाजिक न्याय की गारंटी, आपसी सहयोग, स्व सहायता और आत्मनिर्भरता को विकसित करना,
सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी लाना, स्थानीय स्वशासन का पोषण करना और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों व मौलिक कर्तव्यों में निहित मूल्यों का पालन करना। बता दें कि सांसद आदर्श ग्राम के तहत ग्रामीणों को शामिल करके सांसद के नेतृत्व में एक ग्राम विकास योजना तैयार की जाती है। उसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है और विभागों द्वारा राज्य सरकार को भेजी जाती है। स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी यानी SLEC समीक्षा करती है, बदलाव का सुझाव देती है और संसाधनों का वरीयता के हिसाब से आवंटन करती है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि सांसद आदर्श ग्राम का वर्तमान प्रारूप वांछित उद्देश्यों को पाने में कितना सक्षम है और ग्रामीण अवसंरचना पर इसका कितना महत्वपूर्ण असर पड़ा है। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझाने और दिखाने की कोशिश की कि सांसद आदर्श ग्राम योजना धरातल पर किस तरह से काम कर रही है, कितने गांव हैं जो इससे लाभान्वित हुए हैं। इसको और नजदीक से समझने की कोशिश करते हैं। बेहद खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। तारुफ में पहले आपका कराता हूं, एक एक करके मेरे साथ जुड़ रहे हैं संतोष शुक्ला साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका, लंबा अनुभव है आपका पत्रकारिता में। राजीव त्यागी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, संस्थापक है गांव 100 के। स्वागत त्यागी जी आपका। आपको बता दें 100 लोगों के साथ एक संगठन से कैसे काम कराया जाता है, ये एक्सपर्टीज है त्यागी जी की। मेरे साथ अरविंद कुमार जुड़ रहे हैं, सरपंच हैं नीमका गांव के। नीमका गांव ग्रेटर नोएडा का एक गांव है जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित हुआ और वहां पे लाभ भी लोगों को मिला है, ऐसा दावा किया जाता है। हरेंद्र कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नीमका गांव के ही किसान हैं जो आपको आज डिटेल में समझाएंगे कि किस तरह की कोशिशें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत उनके गांव में की गई। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले संतोष जी आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, 11 अक्टूबर 2014 को जो नींव प्रधानमंत्री महोदय ने रखी, उस नींव पर 10 साल बाद ये इमारत कितनी खूबसूरत नजर आती है जिसको हम सांसद आदर्श ग्राम योजना कह रहे हैं। देखिए, ये इस पर सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि जब 2014 में सत्ता बदलती है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं देश के, तो वो बहुत सारे वैचारिक बदलावों के संकल्प के साथ सत्ता में आए थे। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया जो हमारे वैदिक परंपरा से भी प्रेरित है, गांधी जी के ग्राम स्वराज अभियान से भी प्रेरित है, कि सांसद आदर्श गांव, यानी कि सांसद अपने अपने परिक्षेत्र में एक ऐसे गांव को आदर्श गांव बनाकर दिखाएं, एक दृष्टांत पैदा करें जिससे लोग प्रेरित हों। ये दरअसल स्वप्रेरणा का भी विषय था, या सांसद की तरफ से एक प्रेरणापरक एक प्रयास होना चाहिए। और इस हिसाब से ये है कि एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक उन्नति उस गांव को हासिल हो, ये कुछ ऐसा लक्ष्य है। और इसमें आप देखेंगे घनश्याम जी कि बहुत ज़्यादा इसमें फंड की जो बात, इसीलिए उसमें फंड को सीधे नहीं कहा गया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ये था कि एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव हो, परिवर्तन हो, गांव के लोग सफाई के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति स्वयं प्रेरित भी हों और एक मॉडल तैयार करके खड़ा करें। इसके लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता इसलिए नहीं महसूस की गई कि कोई बहुत बड़ा आधारभूत ढांचा बदलाव का संकल्प इसमें नहीं था। इस हिसाब से कई गांवों ने प्रयास भी किया। मैं आज आप अगर प्रगति रिपोर्ट की बात करें, भौतिक तौर पर कई गांवों के निरीक्षण करने का अवसर भी मिला है। जो प्रधानमंत्री जी की सोच थी इस कॉन्सेप्ट को लेकर, जो एक मंत्र दिया उन्होंने कि एक आदर्श गांव विकसित किया जाए, चूंकि गांव की जो इकाई है, आप वैदिक परंपरा में ऋग्वेद में जाएंगे, अथर्ववेद में जाएंगे, तो कृषकों को बड़ा शुभ माना गया, कृषि कार्य को बड़ा शुभ माना गया है, ग्राम विकास को बड़ा शुभ माना गया और खास करके एक स्वावलंबी इकाई के रूप में प्रतिस्थापित करने की बात कही गई है। हमारे देश की मजबूती का आधार और पगडंडी ही दरअसल गांव से होकर जाती है। आप सब इसको सुनते भी हैं और अमल में देख भी सकते हैं भारतवर्ष में। लेकिन जब जनप्रतिनिधियों पर ये दायित्व दिया गया, तो एक मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को महसूस करता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो एक धारणा दी, जो एक दर्शन दिया और जो उपलब्धि उसके परिप्रेक्ष्य में या तुलना में हासिल हमने की, उसके बीच में बहुत बड़ा फासला मैं देखता हूं। अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ठीक है, उस पर भी आएंगे, लेकिन संतोष जी ये समझाइए, सांसद आदर्श ग्राम योजना, मोटे मोटे शब्दों में इसे परिभाषित करने की हम कोशिश करें तो वो कौन से अल्फाज हैं जिसके जरिए हम इस पूरी योजना को कुछ शब्दों के जरिए समझ सकते हैं? ये बहुत सीधी बात इसमें कि एक आदर्श गांव यानी कि वह गांव जहां सामान्य जन सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध हों, जनता की प्रशासनिक या सामाजिक समस्याओं के निवारण की इकाइयां वहां सक्रिय हों,
प्रशासन की दृष्टि उस गांव पर सीधे तौर पर पड़ती रहे, उनका आना जाना बना रहे और उस गांव के लोग अपने आप को उन्नत महसूस करें, यह महसूस करें कि इस लोकसभा क्षेत्र में मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस गांव का निवासी हूं, क्योंकि इस गांव में मेरे विकास, मेरे सामाजिक मनोवैज्ञानिक विकास के तमाम सोपान दिखाई पड़ते हैं। ठीक है जी। राजीव त्यागी जी भी हमारे साथ हैं। तो त्यागी जी, जिस सामाजिक और भौतिक विकास की उम्मीद इस योजना से की गई थी, आप तो लगातार गांव के लोगों के साथ मिलते हैं, काम करते हैं, वो उम्मीदें कितनी पूरी होती हुई नजर आती हैं जब हम सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात करते हैं? ग्राउंड रिपोर्ट क्या है सर? जो प्रधानमंत्री जी ने एक नई विचारधारा के साथ सत्ता का परिवर्तन हुआ, सत्ता के परिवर्तन के साथ साथ ये विचारधारा भी बदली, तो उसमें आदर्श का मतलब यही है कि वहाँ के मूल्य स्थापित हों, वहाँ के लोगों के, किसानों के, मजदूरों के, वहाँ के ग्राम के वासियों के वो अपना एक मूल्य स्थापित करें। अब उसमें सरकार से फंड तो देखो सभी को बराबर मिलता है, इसके लिए फंड की कोई व्यवस्था नहीं की गई जो अलग से ये दिखता कि भाई ये अलग गांव हो गया है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से वहाँ के चिकित्सालय, वहाँ के विद्यालय, वहाँ की सड़कें, वहाँ के कारखाने, वो किस तरीके से, वहाँ की पगडंडियाँ, वहाँ के कृषि कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं, इन सब पे एक सांसद निगरानी रखेंगे और इसके बेहतर परिणाम आए भी हैं। तो बेहतर कैसे परिणाम आए हैं? उन्होंने देखा है कि भाई जो लोग बराबर के गांव में हैं और उससे इस गांव में जुड़े हुए हैं, तो वो अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं कि मैं आदर्श ग्राम में आता हूँ। और आदर्श ग्राम में आने का मतलब ये है कि मैं औरों से अलग हूँ। लेकिन चयन कैसे होता है त्यागी जी? इसका चयन कैसे होता है? एक सांसद, उसके पास तो कितने गांव होते हैं, तो कौन से गांव को आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लेगा? ये प्रक्रिया क्या होती है सर? ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? ये सिलेक्शन प्रोसेस का तो देखो प्रशासनिक स्तर है। अच्छा। सांसद हैं कि वो कैसे अपनी विधानसभा में किसी एक गांव को लें, खंड विकास में किसी एक गांव को लें, किस गांव को लें, कैसे लें, ये तो उनका अपना विवेक है। अब जो विकास कराना और वहाँ के मूल्य स्थापित करना वहाँ के लोगों का अपना एक ध्येय। नहीं, विकास करना अलग बात है और मूल्य स्थापक मॉरली उसे एस्टेब्लिश करना वो अलग बात है सर। दोनों चीजें अलग अलग है ना। संसाधनों का होना और वैचारिक सुदृढ़ता होना, ये दोनों अलग मसले हैं सर। संसाधनों का इसमें इतना महत्व नहीं बताया। क्यों है सर? क्यों नहीं चाहिए? एक अस्पताल चाहिए, एक स्कूल चाहिए, शौच मुक्त गांव चाहिए, बिजली की व्यवस्था चाहिए, सड़कें चाहिए, खड़ंजे चाहिए, पानी चाहिए सर, क्यों नहीं चाहिए? वो सब कुछ हो रहा है, प्रॉपरली सब कुछ हो रहा है, पैरेलल चल रहा है। एक ही विशेष गांव को विशेष उससे क्यों जोड़ा जाए? वहां केवल है मोरल, मेरा जो नजर में आया कि मोरली उसे इतना डेवलप किया जाए कि जो वो औरों से। मॉरली डेवलपमेंट कैसे होता है सर? कैसे ज्ञान मिलेगा? वो ज्ञान कैसे दिया जाएगा? वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी हो, वहाँ के को फिर आगे नहीं स्कूल पे आ गए आप, फिर स्कूल नहीं होगा तो शिक्षा कैसे होगी अच्छी हो। मैंने कहा स्कूल नहीं होगा तो शिक्षा कैसे होगी? अच्छी हो। अच्छी शिक्षा के पैमाने क्या हैं सर? अच्छी शिक्षा के पैमाने जो विद्यालय वहाँ हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, और जो वहाँ के सर विद्यालय है उसकी छत नहीं है, वहां पे बच्चियों के जाने के लिए अगर शौचालय नहीं है, वहां पे बिजली नहीं है, गर्मी में पंखे नहीं है, फिर अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी? अब ऐसा कुछ नहीं है कहीं भी। हाँ। अच्छे विद्यालय है, यहाँ तक कि उनकी रंगाई पुताई भी प्रॉपरली सारे गांव में, सारे गांव में। मैंने जहाँ तक देखा आदर्श ग्राम की योजना इसके तहत नहीं है, फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना इसके तहत नहीं हो सकता, फिर वो सभी गांव में सब बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया है आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी है। अच्छा। लेकिन उसकी निगरानी है और वहां के लोगों को व्यवस्था बनानी है कि भाई एक मूल्य स्थापित करने के लिए वो अच्छा काम करें। वहां के नागरिक जल पे है, आपके पर्यावरण पे है, पेड़ पौधे लगाने पे है, वहाँ के पर्यावरण को सुरक्षित करने पे है, वहाँ के कल्चर को डेवलप करने पे है। हमारा भारत देश मुख्यतः गांव से ही आत्मा है उसमें, कि गांव से ही चलता है। तो ये हमारे मुख्य। सर गांव की हकीकत वाकई आपने ग्राउंड पे जाके देखी है? मैं गांव में ही रहता हूँ सर। जिस तरह की तस्वीर आप उकेर रहे हैं, इस तरह की तस्वीर सारे गांव में ऐसी है? ये थोड़ा सर देखो सबके लिए मैं नहीं कह सकता। जहाँ मैं रहता हूँ, मैं जिले मेरठ का रहने वाला हूँ, और वहाँ के गाँव में लगभग बहुत अच्छा। ठीक है।
ठीक है सर, अरविंद जी भी हमारे साथ हैं, सरपंच है नीमका गांव के। मैंने जैसे बताया कि नीमका गांव ग्रेटर नोएडा का एक गांव है जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित हुआ। अब वहां की स्थिति क्या है, खुद अरविंद जी बताएंगे। अरविंद जी, अपने गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित पाने पे कैसा लगता है सर? क्या वाकई बदलाव की बयार बहती हुई दिखाई देती है गाँव में? पहले मैं आपको बता दूं कि सांसद आदर्श गांव जो एक भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी पहल शुरू की थी। जितने भी हमारे सांसद हैं पूरे भारतवर्ष में जी, उनमें से प्रत्येक सांसद अपने क्षेत्र में एक गांव को गोद लेंगे। गांव को गोद लेने के बाद में उस गांव में जो भी चीज़ें कमियां हैं उन सारी कमियों को जांचेंगे, परखेंगे और उस गांव को उस स्तर तक ले जाएंगे, उसे उस और अग्रसर करेंगे जहां से वो जाके एक आदर्श गांव के मायने होते हैं। उस गांव में आपसी भाईचारा बहुत अच्छा हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कहीं भी कोई बच्चा अशिक्षित ना हो। अच्छा, तो एक गांव में भाईचारा हो, बाकी गांव में झगड़ा होता रहे? नहीं, उस गांव को रोल मॉडल बना के वो सांसद पूरे अपने लोकसभा क्षेत्र में पेश करे और वो आदर्श गांव मिसाल बने उस मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए, उस सांसद की पूरी लोकसभा क्षेत्र के लिए। उसका जो माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी की जो पहल थी वो पहल इस तरीके की थी, लेकिन उसमें जो जनप्रतिनिधि हैं सही मायने में जो उनको कसौटी पे कसना था, सही मायने में उनके कर्तव्य जनता के साथ, जनता को कोऑपरेट करके अपने सांसद को और माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री की जो एक बहुत अच्छी सोच थी, एक पहल थी, उसको साकार करना था। 3 बड़े बदलाव बताइए सर जो इस योजना के बाद हुए। मेरे व्यूवर्स बहुत बेताब है जानने के लिए। मैं आपको बता दूं, जो बिजली गांव में सबसे पहला माध्यम होती है किसी भी गांव की शिक्षा के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए जी, बिजली की सारी लाइनें चेंज हुई। अच्छा। सब लाइन ट्रांसफार्मर नए बदले गए। स्वास्थ्य के लिए गांव में सरकारी हॉस्पिटल की स्थापना हुई। डॉक्टर गांव में बैठने लगे, समय समय पर फ्री दवाइयां लोगों को मिलने लगी। पानी की टंकी, शुद्ध पेयजल के लिए पानी की टंकी की स्थापना हुई। विद्यालय जो है 2 प्राथमिक विद्यालय मेरे गांव में और एक जूनियर, अच्छा, उनका वो जीर्णोद्धार हुआ। जहां बच्चे पहले कच्चे फर्शों पे नीचे बैठते थे, वो आज पक्के फर्श पे बच्चे बैठते हैं। उनके लिए फर्नीचर तक नहीं था, विद्यालय में आज अच्छा फर्नीचर है, सोलर लाइट है, उनके लिए पंखे हैं और अच्छी पानी पीने की व्यवस्था है, आरओ लगे हुए हैं। सारी चीजें उस तरीके से हुई जहां से कोई कल्पना नहीं कर सकता। पहले क्यों नहीं होता था सर ये सब कुछ? पहले इसलिए नहीं होता था क्योंकि जो सांसद होते हैं उनका लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और एक बार जब चुनाव आता है तो उस समय कम से कम एक लोकसभा क्षेत्र में 1200 या 2000 गांव होते हैं और किसी सांसद के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो पूरे 2000 गांव का अपना कार्यकलाप। तो सर अगर किसी के 1200 गांव उसके संसदीय क्षेत्र में है और एक गांव की तस्वीर जो आप बता रहे हैं इतनी खूबसूरत हो गई, तो 1199 गांव तो बेचारे सौतेले हो गए। नहीं, उनके साथ ये ज्यादती क्यों? देखिए, मैं उसका भी बहुत आपको एक वो बताऊंगा कि इस जो योजना है इसके लिए अलग से कहीं कोई फंड नहीं आता। पता है मुझे, बिल्कुल। सरकार ने इसके लिए कहीं से कोई अलग से फंड नहीं किया है। ठीक बात है। हम लोगों को जागरूक बना के, हम लोगों को अपने एकजुट करके, ठीक है, तो खुद कोशिशें करनी पड़ती है तभी उसका फल हम देख पाते हैं। सर मैं आपके पास लौटूंगा, हरेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ हैं। तो हरेंद्र जी, बतौर एक किसान, बतौर एक ग्रामीण, अपने गांव को कितना बदला हुआ आप पाते हैं? कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो अब वहां पे नजर नहीं आती हैं? देखिए घनश्याम जी, मैं आपको बता दूं कि हमारा गांव जो है आदर्श गांव तो अब बन गया, लेकिन हमारा गांव पहले से ही, अच्छा, मेरी भी उम्र भाई के बराबर में लगभग 50 साल मेरी भी हो गई है। गांव हमारा वास्तव में पहले से ही बहुत अच्छे स्तर का रहा है। 2 प्राइमरी स्कूल हमारे गांव में पहले से ही थे, अस्पताल भी था। ये ठीक है कि सांसद जब गोद लिया हमारा गांव, आदर्श गांव में आया, तो जो चीज़ें हमारी कुछ कमियां थीं उनको जरूर उन्होंने एक बोलते हैं रेनोवेशन करा दिया, उन पर मतलब निर्माण उन पर दोबारा से कराया। ओके। हाँ, रास्तों की बात आती है। रास्ते पहले हमारे गांव में थोड़े
नहीं थे, अच्छे नहीं थे, लेकिन उन पे जो है ये टाइल्स वगैरह जो लगा के इनका इंटरलॉकिंग का जो हुआ है उससे रास्ते अच्छे बने। मतलब बदहाल गांव नहीं था? बदहाल गांव नहीं था। और मैं आपको एक जानकारी में दे दूं आपकी कि हमारे गांव से आज़ादी के समय में 9 स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे गांव से, जो कि एक मिसाल है। और जो मेरी तो समझ में आ रही है बात, जो नहीं बता पा रहे हैं, या ये भारत सरकार की क्या योजना है वो अपना जाने जी। जो गांव अच्छा जो डेवलप किया हुआ है, या तो ऐसे गांव को उन्होंने गोद लिए हों। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे गांव ज़्यादा डेवलप है, और भी बहुत हैं। तो ये उनकी अपनी विचारधारा है, किस हद से लेते हैं। लेकिन मेरे गांव में पहले से कोई मतलब तो ऐसी सर कमियां नहीं चैलेंज थी। तो वहीं ज्यादा है ना, जो बच्चा फेल होता है उसे पास कराना, जो पहले से अच्छे मार्क्स ला रहा है उसके थोड़े और अच्छे मार्क्स आ गए तो क्या फर्क पड़ता है? चैलेंज तो वहां है जब बिल्कुल असफल होकर सफल होना है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बात आपकी सही है। असफल और सफल होना भी, ये भी ठीक है, लेकिन जो एक स्थिति होती है जो कहते थे हम सारी निर्भर हम बातें कर दें आदर्श गांव के कि सांसद जी ने इतना ये किया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ठीक है किया है, परंतु हमारा गांव बदहाली में नहीं था, बहुत अच्छी स्थिति में था। और कुछ नहीं किया सांसद जी ने खास, मतलब जो आप सोचे कि बहुत रिमार्केबल है, वैसा कुछ नहीं। मैं तो इतना ही जानता हूँ। उसके बाद में फिर जो हमारे यहाँ पे जो कमियां, अब कमियों की बात आती है, सांसद जी ने काम किया है। 2014 में गांव आदर्श गांव गोद लिए गए ये, ठीक है। उसके बाद में दोबारा फिर कार्यकाल मिला सांसद जी को, फिर देखा भी नहीं आदर्श गांव की तरफ लौट के कभी इन्होंने। मेरे साथी बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं गांव से, बता देंगे, जानकारी में है। तो ऐसी बात नहीं है कि गांव हमारे पहले से ग्रे स्तर के हैं, अच्छी स्थिति के गांव थे। अब ठीक है, और थोड़ा ग्रेटर नोएडा के गांव तो भाई गांव कहाँ है, तो अपने आप में बहुत सक्षम है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि पहले से गांव की स्थिति बेहतर थी, कुछ खास परिवर्तन करने की उसमें आवश्यकता नहीं थी? देखिए, स्कूल पहले से थे, 2 प्राइमरी स्कूल थे, उसमें एक जूनियर हुआ है बाद में, तो अस्पताल भी पहले से थे। ऐसे नहीं है, स्थिति भौगोलिक स्थिति हमारे गांव की बहुत बेहतर थी, बहुत अच्छी थी। और आज आप देख रहे हो, आज थोड़ा ये है कि रास्तों का सुधार हो गया अच्छा, और उसमें पर क्या जो प्रशासनिक मशीनरी है, जो मैकेनिज्म है ब्यूरोक्रेसी का, उसका नजरिया गांव को देखने का बदल जाता है जब वो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत लिया जाता है? क्या वहां से थोड़ी संजीदगी, थोड़ी सीरियसनेस दिखाई देती है? क्योंकि योजनाएं तो सारे गांव के लिए हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन ही तो कराना है ना। तो जो गांव ऐसे होते हैं कि वहां पे थोड़ा सा और ध्यान से काम किया जाता है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। देखिए, इसमें 2 तरह की बातें आती हैं। इसमें जिम्मेदार सांसद भी नहीं है और सरकारी कर्मचारी भी इसमें जिम्मेदार नहीं है, इसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं। सरकार जाके वहाँ पर नालियाँ बना सकती है, आपके खड़ंजे रास्ते दे सकती है, लेकिन अब ये नहीं है कि मेरे दरवाजे के सामने कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है तो उसको सरकार नहीं जाएगी साफ करने के लिए, वो हमारा भी दायित्व बनता है, उसको हम साफ करें। नालियों का भी हमारा दायित्व बनता है कि हम टाइम से उनको साफ करते रहें। मैं अपनी बताता हूँ, मिसाल बता रहा हूँ मैं आपको। रास्ता है, नाली सामने से जा रही है, मैं पूरी नाली को जाके तालाब तक पार साफ करता हूँ, ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 10 दिन में, हफ्ते में 10 दिन में बिल्कुल क्लियर रहती है। तो उसमें कुछ हमारा भी दायित्व बनता है। अब ये आप देख रहे हैं, आपके घर के सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं जी ये कोई आएगा सफाई वाला वही साफ करेगा, तो इसमें जनता भी जिम्मेदार है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना एक बेहतरीन योजना जिसको ढेर सारे सपनों के साथ जमीन पे उकेरने का प्रयास किया गया, वो आज कहां पे जाके सिमटती है, ठहरती है, कैसे परिणाम है, जानने की यही कोशिश है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ, और सच के साथ में आज बात हो रही है सांसद आदर्श ग्राम योजना की, और समझने और समझाने की कोशिश आज यही है। बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। संतोष जी, आपके पास आना चाहूंगा, सीनियर जर्नलिस्ट है। संतोष जी, असल में ब्रेक से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे, ग्रेटर नोएडा का नीम का गांव जो आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित हुआ, वहां काफी विकास हुआ, और खुद सरपंच जी कह रहे हैं कि वो तस्वीर और तकदीर दोनों गांव की बदल दी गई है। लेकिन ग्रेटर नोएडा जैसे जगह का एक गांव, लेकिन सुदूर कोई गांव जहां पे संसाधनों की कमी हो, वहां चयनित होकर विकास करना, सर दोनों में कोई कंपैरिजन दिखाई देता है क्या?
मकसद आदर्श ग्राम योजना का ये था कि सांसद एक ऐसे गांव को गोद लें, उसकी समस्त जिम्मेदारी लें, और जिम्मेदारी उसके अंधाधुंध विकास या शहरीकरण की जिम्मेदारी का आशय यहाँ नहीं है। आशय इस बात का है उस गांव को स्वावलंबी बनाया जाए, जो कॉन्सेप्ट था। कैसे बनेगा वो? स्वावलंबन का अर्थ ये है कि जैसे अभी हमारे साथ बैठे दोनों पैनलिस्ट कह रहे थे, एक समन्वय हो। जैसे पंचायत भवन इसलिए बनाया जाता है कि उसमें एक समन्वय हो, उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी बैठक नियमित तौर पर होती रहे, समस्याओं को उठाएं, उसके अलावा उसको अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन करें। खास करके आप देखेंगे जो मुख्य विकास अधिकारी होता है जिला अधिकारी के निर्देशन में, वो ग्राम विकास से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। और जो आदर्श ग्राम योजना थी उसमें उनका उत्तरदायित्व ये था कि हर माह एक बार बैठक लें, समीक्षा बैठक हो, सांसद के साथ बैठें। शुरुआती दौर में ये था घनश्याम जी कि सांसद का ध्यान काफ़ी रहता था, जो भी तत्कालीन सांसद रहे हैं उस समय 2014 से 16, 17, 18 तक, जब तक उनको 3 गांवों का टास्क मिला था 2019 तक खास करके। उसके बाद फिर मैंने देखा कि एक जो लगन है इसके प्रति उसमें कमी आई सांसदों की भी, और जो आदर्श ग्राम योजना का एक कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा धुंधला सा इसलिए पड़ने लगा कि उस पर बहुत अमल होता दिखा नहीं। कॉन्सेप्ट में जान बहुत है, कॉन्सेप्ट में चमक बहुत है, कॉन्सेप्ट बहुत देखिए ना, मेरा गांव है, मैं गांव में रहता हूं, तो अपने सांसद से उम्मीद करूंगा कि भाई मेरे बच्चों को स्कूल दे, मेरे घर में बिजली दे, मेरे घर में शौचालय दे, या इसकी व्यवस्थाएं कराए, जितनी सरकारी योजनाएं मेरे गांव में लेके आए। अगर ये सारी योजनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, एक तो सामान्य तौर पर जिम्मेदारी है, लेकिन जब आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ले लिया तो ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। सर, ये जिम्मेदारी अगर पूरी नहीं हो रही है तो वैचारिक स्तर पे स्वावलंबी बनने का मतलब, मॉरली मौलिक की क्या मतलब, आपको लगता है कि ये कुछ प्रासंगिक रह जाती सारी बातें? नहीं, ये बिल्कुल बहुत उचित प्रश्न आपका है, लेकिन इसमें देखें ध्यान से कि सांसद का उत्तरदायित्व ये था, मैं फिर वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो प्रशासनिक मशीनरी है उसको गाँव वालों से सीधे जोड़ना, समन्वय भवन में उनके साथ बैठाना, उनकी समस्याओं का निवारण करना। प्रशासन तो वैसे भी गांव के विकास के लिए तत्पर रहना चाहिए, उस आदर्श स्थिति तो यही है। इस प्रकार के एक्सरसाइज की आवश्यकता ही न पड़े, इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए। एक गांव को इसीलिए विकसित करके ये दिखाना था कि गांव का व्यक्ति इतना जागरूक हो को प्रशासनिक मशीनरी से सीधे संवाद कर सके। सांसद उस गांव को एक मॉडल की तरह अपने संसद में भी पेश करें, अपने लोगों के बीच पेश करें कि देखिए इस गांव के लोगों को हमने इतना जागरूक किया, यहाँ जो बुनियादी जरूरतें थी उनको हमने हल किया। ये बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे गांव में प्राइमरी के स्कूल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी हो सकता है, हेल्थ पोस्ट हो सकती है, लेकिन आप जो इसका दूसरा पक्ष देखेंगे, जो स्वच्छता अभियान जो भारत सरकार ने चलाया बड़ा सफल रहा। ये वैचारिक मानसिक तौर बहुत सफल रहा, भौतिक तौर पर बहुत सफल रहा, पूरे इसने देश की तस्वीर को बदला है एक प्रकार से कहा जाए। लेकिन आप देखेंगे आदर्श गाँव में भी, त्यागी जी भी बगल में बैठे हैं, बहुत बड़ा अनुभव इनका है, मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारे गांव में ऐसे देखता हूँ जो आदर्श गांव में चयनित हुए हैं, उनके गांव में आप चले जाएं, उनके यहाँ तालाब में पानी का ठहराव मेरे ख्याल से साल भर में कोई सफाई नहीं हुई, जितने जल स्रोत हैं उनको ना तो रिचार्ज किया गया, ना सफाई की गई, सड़कें जहाँ उखड़ी वहीं पड़ी हुई होंगी, बहुत सारे बिजली के तार झूल रहे मिलेंगे आपको। शुरुआती 2-3 वर्षों में थोड़ी एक्सरसाइज हुई, उसके बाद ये चीज़ें ढीली पड़ती चली गई। यानी सीधी बात यह है कि प्रशासनिक मशीनरी का ध्यान धीरे धीरे गांव से हटने लगा। गांव के लोगों की जागरूकता में जब कमी आई तो ये आदर्श ग्राम योजना जो बहुत ही महत्वाकांक्षी और सुंदर योजना है, शायद परवान चढ़ती बहुत मुझे नजर नहीं आई। सर, पिछले 7 साल का आंकड़ा मुझे याद आ रहा था, हाउस में एक आंकड़ा दिया गया था जिसमें बताया गया था कि 63% काम हुआ है। 2021 का बता रहा हूं सर, 16 मार्च रही होगी डेट, 16 मार्च 2021 के, जब जो ग्रामीण मंत्री थे उन्होंने एक आंकड़ा दिया था जिन्होंने बताया कि देखिए भाई 63% काम हुआ है। यानी जो टोटल परियोजनाएं थी सर, वो बताता हूं आपको 77,457, जिसमें से केवल 48,988 परियोजनाएं पूरी हुई। ये 7 साल के बाद का आंकड़ा है, वो भी तब जब खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई इतने समय में 1 गांव, फिर इतने समय में 3 गांव, इसकी मॉनिटरिंग होगी, इसका एग्जीक्यूशन होगा। जब टाइम विंडो देने के बाद, टाइम फ्रेम देने के बाद ये परसेंटेज आता है 7 साल बाद, सर ये हतोत्साहित करने वाला है, ये प्रोत्साहित करने वाला है? नहीं, ये चिंताजनक है, वाकई चिंताजनक। अगर आप एक आदर्श गांव की तस्वीर को इस रूप में पेश कर पा रहे हैं तो ये बड़ा चिंताजनक है। और खास करके देखें आप, जो मुख्य विकास अधिकारी होता है, जिला अधिकारी होता है, उसके अधीनस्थ तमाम विभाग होते हैं, वो सीधे तौर पर ग्राम विकास से पहले से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ बस यही होना था, आमूलचूल परिवर्तन उसके आधारभूत ढांचे में नहीं होना था, उसकी वैचारिकी में होना था, उसके गाँव के लुक में होना था। वहाँ पोस्ट ऑफिस का आना जाना हो, वहाँ बैंक की शाखाएं जाएँ, सहकारी समितियाँ सक्रिय हों, एक छोटा सा स्टेडियम सक्रिय हो जाए, गांव में समन्वय भवन में लोग बैठक करने लगे, अधिकारियों का आना जाना हो जाए, बुनियादी सारी जरूरतें ठीक कर ली जाएं। एक आदर्श स्थिति खड़ी करने के बाद फिर
विकास की परियोजनाएं तो समानांतर तो चल ही रही हैं। जो आपने आंकड़ा बताया, अगर मैं सही हूं तो मुझे याद आ रहा है कि 545, मेरे ख्याल से 252 ही सांसदों ने गांवों को गोद लिया, बाकी तो लिया भी नहीं। और राज्यसभा सदस्यों को दिए छूट है कि देश के किसी कोने में कोई भी गांव ले लें। इसका ये मतलब हुआ कि ऊपर से भी शायद बहुत एक पारदर्शिता के साथ इस बात को देखा जाना चाहिए था, उनसे जानना जाना चाहिए था कि वाकई आदर्श ग्राम योजना में आप लोगों की अभिरुचि कितनी है, और अगर है तो उसकी उपलब्धि का क्या स्तर है। कृपया इसको बताएं तो बेहतर होगा। त्यागी जी, असल में आप लोगों के साथ काम करते हैं, गांव में काम करते हैं, जब लोगों से मिलते हैं, खासकर गांव के लोग जब मिलते हैं आपसे, मुखातिब होते हैं, तो सर वो क्या चाहते हैं अपने गांव को लेके? इस तरह की योजनाओं की जब शुरुआत होती है तो उनके मन मस्तिष्क में क्या चलता है अपने सांसद को लेके, इस तरह की योजनाओं को लेके? मुख्य रूप से जो मैं समझता हूँ, गांव में गांव का पलायन रुक जाए, एक आदर्श गांव वो माना जाए। सही बात है। कि जिसमें गांव से पलायन ना हो, उसकी अपने लोग बाहर से एक सेवानिवृत्त हो गए 20-30 साल 25 साल आदमी सेवा करके नौकरी करके वो गांव में रहे, वो आदर्श गांव है। अन्यथा हो क्या रहा है कि आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं, बीच में खंडर हो रहे हैं, तो उस विकास का करेंगे क्या? तो गांव में पलायन रुके, उसके लिए कार्यक्रम हो, और जब सुविधाएं वहां मिलेंगी। अब हुआ क्या है कि इन 10 वर्षों में काफी काम हुआ है। अच्छा, जनरली एक सांसद कितनी बार जाता होगा सर गांव में? आप तो लगातार गांव में रहते हो, फ्रिक्वेंटली काम करते हैं, कितनी बार सांसद अपने लोगों से मिलता है? बहुत गांव है भाई असल में उसकी संसदीय क्षेत्र में। 4-6 महीने में 1-2 बार तो आ जाते हैं। आ जाते हैं 4-6 महीने में। और इतना बहुत बड़ा लंबा क्षेत्र है, इतने में आ जाएं तो बहुत बड़ी बात लेकिन है। आना, सुनना, करना, इसमें भी फर्क है ना सर? फर्क आता है। जब सुनते हैं तो अधिकारी वहां होते हैं, अधिकारी होते हैं तो उसमें अमल होता है। अगर सांसद के सामने कोई बात कहीगा, मेरे खूब याद आ रहा, मुझे एक किसान ने कहा था कि मेरे से इस व्यक्ति ने इतने पैसे मांगे इसके लिए। अच्छा। सांसद जी ने कहा, तुरंत लौट गया कि भाई मेरे से गलती हो गई, ये सब मैंने किया, तो तुरंत सब कुछ हो गया, तो असर आता है। तो अधिकारी सांसद के प्रेशर में काम करते हैं, आपके वैसे काम करते हैं। वैसे नहीं करते हैं? नहीं, वैसे भी करते हैं। अच्छा। लेकिन एक अलग रुतबा होता है, सांसद की जिम्मेदारी, दोनों चीजें साथ लेके चल रहे हैं आप, जिम्मेदारी होती है, और उनका हमसे तो जुड़ाव भी होता है। हम अपनी उनसे बात कह भी सकते हैं, नए बहुत सारे कार्यक्रम भी अपने बता सकते हैं, उस पर काम होते भी हैं। अरविंद जी, पहले कौन कौन सी दिक्कतें आपको महसूस होती थी जो आदर्श ग्राम योजना बनने के बाद, इस तहत गांव गोद लिए जाने के बाद अब आपको लगता है कि थोड़ा आपका भी काम कम हो गया, रिलीव हो गया, लोग ज्यादा सुनने लगे? जैसे अभी त्यागी जी भी कह रहे थे कि अधिकारी भी प्रेशर में रहता है भाई जब सांसद आ जाता है। एक जनप्रतिनिधि के लिए तो जब ये जनता कोई जिम्मेदारी सौंप देती है तो मुसीबतें और दुश्वारियां जिस दिन से वो शपथ ले लेता है, अगर वो सही मायने में जनता को अपना भगवान मानता है और उसके लिए कुछ करने की और उसके मन में जिज्ञासा होती है, तो उसका तो उसी दिन से समझ लीजिए एक शुरू हो जाता है कि भाई मुझे जनता के बीच में जनता ने चुन के बैठाया है। तो उसमें कोई सांसद गांव को गोद ले या ना ले, लेकिन असल मायने में उसकी परीक्षा है कि वो अपने गांव में किस तरीके से सांसद जी से, विधायक से, माननीय सरकार की योजना से कैसे अपने गांव की जनता का भला करा सके, कैसे उनके हितों का ख्याल रख सके, कैसे उन मूलभूत सुविधाओं को सरकार से लेके उनके दरवाजे तक पहुंचा सके। लेकिन ये बात मैं पक्का कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार की ये योजना मायनों में बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके समय रहते रहते मायनों में परिवर्तन आता चला गया। कैसा परिवर्तन? क्योंकि जब सांसद गांव का दौरा करते हैं और अधिकारियों को पता लग जाता है कि आज माननीय सांसद जी गांव का दौरा करने वाले हैं, तो उससे 1 हफ्ते पहले ही अपने आप कागज दौड़ने लगते हैं, और जो चीजें महीनों से, 6 महीनों से नहीं हो पाती, उनको रातों रात कर दिया जाता है कि माननीय सांसद जी आ रहे हैं भाई गांव का निरीक्षण करने, तो सारी चीजें ठीक दिखनी चाहिए। वो उन अधिकारियों की और हम जैसे जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही बनती है कि सांसद उस गांव का दौरा करें या ना करें, जो वहाँ के जनमानस को जो चीज चाहिए, कम से कम जब वो गांव गोद ले लिया गया है तब तो वो अधिकारी उस गांव का दौरा करें, उन सारी चीज़ों पे ध्यान दें
और ये अधिकारी सुनते क्यों नहीं है सर? मुझे ये समझाइए, अधिकारी क्यों नहीं सुनते आपके हिसाब से? अब क्यों नहीं सुनते हैं इसका आप तो जवाब जाते होंगे ना मिलने के लिए लोगों की समस्याएं लेके, देखिए, तो क्या कहते हैं? नहीं आएंगे हम काम नहीं करेंगे, क्या कहते हैं अधिकारी? मैं आपको बता दूं, मीठी गोली देने में तो कोई कसर छोड़ता नहीं। अच्छा, लेकिन इतना फर्क जरूर पिछले, मैं अब किसी पार्टी का नाम लूंगा तो आप कह देंगे कि आप किसी की बड़ाई कर रहे हैं या किसी को पार्टी से संबंधित रखते हैं। मैं अब आपके पैनल पे जब बैठा हूं तो मैं एक आम जनमानस, एक आम मानवीय हूं, और एक आम मानवीय के नाते मैं पिछली सरकारों में और जहां तक अपनी उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार है उसमें एक फर्क और अंतर जरूर मानता हूं कि अब कोई सांसद गांव को गोद ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो जनता के लिए स्कीम बनती है वो धरातल पे उसे उतरने में कोई कोताही नहीं होती और ना कोई अधिकारी किसी तरह की कोई लेट लतीफी कर सकता है, ये मेरे मन का विश्वास। तो ये योजना बंद कर दें आप? बिल्कुल, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी इस योजना को बंद भी कर दें, क्योंकि जब तक इस योजना के लिए भारत सरकार कोई फंड अलग से मुहैया नहीं कराएगी तब तक इस योजना का धरातल पे कोई लाभ नहीं है। अच्छा, आम जनता के लिए इसके लिए एक अलग से फंड तैयार किया जाए, सांसद जी को वो फंड अलग से दिया जाए कि भाई आप ये गांव गोद ले रहे हो तो इस गांव की जितनी भी वो होंगी समस्या उनके लिए आपको इतना फंड हम अलाउ कर रहे हैं कि ये फंड लो और उस गांव का जाके विकास कराओ। नेशनल चैनल है आपका और मैं आपके भरे मन से कह रहा हूं, अगर किसी को सांसद आदर्श गांव की सही तस्वीर देखनी हो तो मैं आपके मंच से इस बात को कह रहा हूं, मेरे गांव नीमका को जाके देख ले। इसीलिए बुलाया है आपको, हम जानते हैं उस गांव में विकास हुआ इसीलिए आपको बुलाया। लेकिन आप ही के साथी हरेंद्र कुमार जो बैठे हुए पैनल में वो कह रहे हैं भाई हमारा पहले से बढ़िया गांव था, उसमें आपके प्रयासों ने बहुत कुछ नहीं कर दिया। हरेंद्र जी काउंटर करिए जरा। अब जो बात है ये हमारे जो साथी प्रधान जी कह रहे हैं, ये असल में मैं बताऊं ये नहीं कह पा रहे हैं। ये बड़े जुझारू व्यक्ति हैं, गांव के लिए बड़े प्रयासरत हैं। ये योजनाएं इनके द्वारा भी काफी आई हैं, ये कहाँ से लाते हैं कैसे लाते हैं ये तो इनको पता है। गांव में पेड़ पौधे लगवाना, जो गांव का तालाब है उसका सौंदर्यीकरण कराया गया है, और एक नहीं 3 तालाब हैं बड़े बड़े, गांव में 3 तालाब हैं बड़े बड़े। नहीं, मुझे वो बताइए ना जो ये नहीं कह पा रहे हैं, आप बताइए ना सर, घुमाइए मत। जो ये नहीं कह पा रहे हैं मुझे वो बताइए, क्या नहीं कह पा रहे हैं? तो मेरा तो ये मतलब ये है कि सर, जो ये क्या नहीं कह पा रहे हैं? नहीं, मैंने आपको बता दिया जो नहीं कह पा रहे हैं, मैं बता देता हूं। फिर से बताइए सर, क्या नहीं कह पा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, जो गांव में हमारे 3 तालाब हैं बड़े बड़े, उनका अच्छा इन्होंने विकास किया है, उनका सौंदर्यीकरण कराया है, टाइल्स लगाई है, ऊपर इंटरलॉकिंग का काम किया है। गांव में मंदिर हैं और गांव में स्टेडियम हैं, बच्चों के लिए स्टेडियम भी बनाया गया है, इन्हीं के प्रयास से हुआ है। अब इन्होंने विधायक जी के निधि से कराया है या सांसद जी की से कराया है ये तो ये जानते होंगे, बता देंगे अपने आपके मंच से। तो मेरा तो यही कहने का मतलब है कि गांव बड़ा अच्छा है, हमारा भौगोलिक स्थिति बहुत मजबूत है, बहुत ठीक है। तो मैं ज़्यादा इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन गांव कैसा है कौन कैसा है। बाकी जो भारत सरकार की योजनाएं हैं वो आज की स्थिति ये है, ये बिल्कुल सही है। बिना आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए आपका गांव क्या किसी लायक नहीं था? क्या वो मिसाल बनने लायक नहीं था? बहुत कुछ था। क्या वो आदर्श बनने लायक नहीं था? बहुत कुछ था, बहुत कुछ था पहले से। मैंने आपको पहले ही बताया कि गांव हमारा पहले से ही बहुत अच्छा है। कोई ये नहीं कि आदर्श गांव बन गया है तो उसमें जाके वहां उन्होंने झंडे गाड़ दिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, आजादी के समय से इतना एक्टिव गांव है कि 9 स्वतंत्रता सेनानी उस गांव में होना। आप श्रेय उस योजना को नहीं देना चाहते हैं? नहीं, योजना आप सांसद आदर्श ग्राम योजना को श्रेय नहीं देना चाहते? मैंने योजना को श्रेय दिया है, लेकिन उसके बाद नहीं दिया है। उसके नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि उसके बाद हमारे यहाँ तो देखा ही नहीं जाके 7 साल थे। पहले जो 3 साल थे उनमें तो जो काम कराए उन्होंने कराए हैं, उसके बाद नहीं देखा नीमका गांव की तरफ कभी जाके। ठीक है, तो ये बड़ी तस्वीर है जो आज हम उकेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहा हूँ। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आज की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका गांव अगर आदर्श गांव योजना के तहत लिया गया है तो भी ये चर्चा देखिए, और नहीं लिया गया है तो ये उम्मीद करिए कि लिया जाए, और फिर किस तरह के बदलाव होंगे ये भी समझिए। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौट रहा हूं। देखो चुक चुक, हमारा स्पेसशिप गली की तरह साफ और सुंदर दिख रहा है। थैंक यू धरतीवासियों। वेलकम चुक चुक। क्या अब हमारा स्पेसशिप चल पड़ेगा? हाँ, हो सकता है इतनी गंदगी से स्पेसशिप बीमार हो गया हो। हैं? क्या स्पेसशिप भी बीमार हो सकते हैं? हाँ, हेल्दी रहने के लिए अपने घर और आसपास की जगहों को साफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गंदगी से कीटाणु फैलते हैं और बीमारियाँ
फैलाते हैं। सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तो आज बात हो रही है सांसद आदर्श ग्राम योजना की, गांव में हो रहे विकास की, सरकार के उस बड़े विजन की जिसको बहुत उम्मीदों के साथ लाया गया। कहीं ये उम्मीदें पूरी भी हुई, लेकिन कहीं उन उम्मीदों के जरिए काम किए जाने की भी जरूरत है। सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे पहुंचे तो निचोड़ के साथ अब चर्चा को और सारगर्भित करने का प्रयास हमारा होगा। हमारे साथ संतोष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो संतोष जी, योजना बहुत अच्छी है, बहुत काम भी हुआ है, बदलाव भी हुआ है क्या, लेकिन फिर से एक बार पुनः समीक्षा की आवश्यकता आप महसूस करते हैं? बिल्कुल, मैं तो इसको योजना नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा अवधारणा। एक कॉन्सेप्ट दिया गया, एक मंत्र दिया गया है। योजना में तो कोशिश ये होनी चाहिए कि बहुत सारा फंड योजना के साथ चल कर आता है, तो उसको योजना पूर्ण रूप से मान सकते हैं जी। आपने ये जो कहा कि इसके औचित्य का, इसकी प्रासंगिकता कहाँ खड़ी है, तो योजना मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, जो मंत्र है, ये जो धारणा है, बहुत अच्छी है। मैं आज भी कहता हूँ कि हर गांव अपने आप में स्वतंत्र इकाई है, हर गांव स्वतंत्र सरकार संचालित करता है। ऐसे में उसके पास एक पूरी बॉडी होती है संचालित करने की, और विकास के बहुत सारे कार्यक्रम सरकार में, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों तरफ से चल के पहुँच ही रहे हैं। ऐसे में अब ये है कि पहली बात तो सांसद ये कभी ना सोचें कि उनका क्षेत्र बहुत बड़ा है तो हर गांव में जा नहीं सकते। ये कतई ये कोई इसका औचित्य नहीं बनता। हर गांव में जा सकते हैं, बने इसलिए है, बेहतर है कि संसद जितना दिन चलती है उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी के बाद अपने गांव में अपने लोगों के बीच रहे, उन्हें स्वयं आनंद आएगा। दूसरी व्यवस्था ये करनी चाहिए कि जैसे अब बहुत सारे आप लोगों ने कविताओं में भी दिखे पढ़ा होगा, हे ग्राम देवता नमस्कार, जन कोलाहल से दूर कहिए काकी में सिमटान, यानी कि गाँव शांति की वातावरण का एक प्रतीक है। जहाँ शांति है, जहाँ प्रदूषण मुक्त वातावरण है, जहाँ पर्यावरण शुद्ध है, जहाँ विचार शुद्ध है, जहाँ संस्कार शुद्ध है, ऐसी ही तो अवधारणा हमारे वेदों से लेकर आज तक के गाँवों को लेकर कही गई है। लेकिन अब जब आप ये एक चिंताजनक स्थिति क्या खड़ी होती जा रही है कि गाँव को तो हमने गाँव रहने नहीं दिया, और उनका अंधाधुंध शहरीकरण की स्थिति में हमने लाके गाँव को वहाँ खड़ा कर दिया कि न शहर बन पाए न गाँव बन पाए, वो कहीं बीच में आके अटक गए। शहरीकरण से क्या नुकसान हुआ, जैसा त्यागी जी भी कह रहे थे, हर गांव के आसपास आप देखेंगे प्रदूषणकारी इकाइयां संचालित हैं। बहुत ही प्रदूषित पानी उस गांव में है, भूजल में रिस रहा है, पता नहीं कितनी खतरनाक बीमारियां उससे मानव शरीर में पहुंच रही हैं, पशुओं में पहुंच रही हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रयास ये किया जाना चाहिए कि जो ग्राम स्वराज अभियान का भी एक उपअंग कहा जा सकता है, उसमें ये था कि एक हम पर्यावरण को शुद्ध करने वाली खेती की तरफ बढ़े, और उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए, बीच में बहुत बड़े बड़े सेमिनार भी हुए, उस तरफ हम नहीं बढ़ पाए। पेस्टिसाइड का बहुत इस्तेमाल, गोबर का बिल्कुल नहीं है, बहुत ही न्यून। आप देखें गन्ने की खेती का प्रखर क्षेत्र है पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, हाई पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं, वो बहकर पानी में जा रहा है, फूड चेन में शामिल हो रहा है, वो हमारे भूजल में शामिल हो रहा है। तो कुल मिला के ये है कि हम भौतिक विकास की तरफ जा रहे हैं या हम एक सामाजिक विकास की तरफ जा रहे हैं। अगर सामाजिक विकास की अवधारणा को हमें आगे ले जाना है, उसके साथ साथ नैतिक विकास का अर्थ ये है कि हम स्वयं से प्रेरित हों अच्छी योजनाओं के प्रति और मानवता की समग्र विकास में अपना योगदान दें। उसका अर्थ ये है भौतिक विकास में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विचलन आएगा तो उसके अपने खतरे हैं, तो फिर वो उसको उससे लोगों को गुजरना पड़ेगा। देखिए संतोष जी, एक बात जो चर्चा में निकल के ये भी आई कि जो सरकार की तरफ से विजन है वो फिर भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो नीचे ब्रांचेस में पास ऑन होता है, जब वो प्रशासनिक अधिकारियों तक जाता है, प्रशासनिक मशीनरी तक जाता है, तो वहां वो उतना इंटरेस्ट नहीं होता, वो उदासीन हो जाते हैं। हाँ, सांसद को देख लेते हैं तो फिर वो अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो जो उदासीनता है ये कितनी बड़ी वजह है? सरकार के मैकेनिज्म को प्रशासन की स्टाइल के साथ मैच करने के लिए क्या एक नई तरीके से सोचना होगा? ये बहुत अच्छा विषय आपने उठाया। देखिए, जो प्रशासन, जो सरकार है, वो अपने आप में एक शब्द है, वो समग्र शब्द है, उसके कई अंग हैं, उसमें प्रशासन भी है, उसमें सांसद भी हैं। अब सांसद और प्रशासन में जब समन्वय ही नहीं बनेगा, विधायक सांसद में समन्वय ही नहीं बनेगा, विधायक ब्लॉक प्रमुख समन्वय ही नहीं बनेगा, विधायक और आपके एसडीएम में समन्वय ही नहीं बनेगा, और मेरे साथ इतने पैनलिस्ट सम्मानित हैं, सब लोग बैठे हैं, देख रहे हैं कि अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय का नितांत अभाव होने की वजह से बहुत विकास योजनाएं जमीन पर नहीं उतरी। इसका एक सीधा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि आप अगर एक समीक्षा करेंगे घनश्याम जी, तो देखेंगे कि जो जनप्रतिनिधियों की तरफ से विकास निधि आती है वो कई बार 50, 60, 70% एज इट इज लौट जाती है, वापस लौट जाती है।
ये बड़ा खतरनाक संकेत है। जो विकास के को समर्पित कोई फंड जारी हुआ उसका 100% इस्तेमाल आप क्यों नहीं कर सकते, और वो भी तब जबकि हम पिछले 10-15 वर्षों में बहुत पारदर्शी हो चुके हैं। हालांकि भ्रष्टाचार मुक्त पूरी तरह मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन बहुत पारदर्शी हुए हैं। तो दो बात डर भी है, अब डर भी है लोगों में। पहले जिस तरह का माहौल था उसमें फर्क तो आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा तो कहना ये है कि जो आदर्श गांव हमारी नज़र में जो है, जो हम दृष्टि जो भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में आदर्श गांव की जो परिभाषा होगी, हो सकता है वो विदेशी जो अवधारणा उसमें अलग हो, लेकिन हमारे यहाँ तो कुल मिला के ये है कि स्वच्छ वातावरण हो, साफ सुथरी धरती हो, बेहतरीन उत्पादन हो, पढ़ने लिखने की बुनियादी सुविधाएं हो, सड़क मार्ग बहुत अच्छा हो, विद्युत व्यवस्था बहुत अच्छी हो, इसके अलावा स्वास्थ्य की बहुत अच्छी व्यवस्था हो, यानी कि हेल्थ पोस्ट हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से उनका समन्वय हो, साथ ही साथ जो ग्राम विकास से जुड़े अधिकारी हों, चाहे ग्राम प्रधान हों या उनके जो सेक्रेटरी होते हैं वो हों, ये सारे लोग प्रशासनिक अधिकारियों के सीधे संपर्क में रहें। और दूसरी बात एक चीज़ और मैं जो कहना भूल गया, जो आदर्श योजना मोदी जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया 2014 में, उसमें खाली जनप्रतिनिधि यानी सांसद या विधायक की परीक्षा नहीं है, उसमें परीक्षा तो अधिकारी की भी है। अधिकारियों के सामने एक टास्क उन्होंने दिया कि मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि एक गांव आप लीजिए, उसको पूरी तरह विकसित करिए। विकसित का मतलब भौतिक विकास से ही पूरी तरह नहीं, आप उसको जागरूकता के धरातल पर बहुत विकसित करिए, ताकि अन्य गांव उससे प्रेरित हों और अपने अधिकारों को पूरी तरह जिए, और उसमें अधिकारियों को सहूलियत हो जाएगी। कई बार कई गाँव में कई परेशानियां होती हैं, उनके बीच से कोई आवाज ही नहीं उठ पाती, अधिकारी क्या करेगा? अधिकारी तो अपने विभाग में बैठा हुआ है। अधिकारी को सक्रिय करने की भी जिम्मेदारी लोकतंत्र में हमें आपको ही दी गई है। त्यागी जी, 2014 से 2023-24 का एक आंकड़ा इस योजना को लेकर बताता है कि लगभग 60% की कमी इस योजना में गोद लेने की प्रवृत्ति में आई है। सर, 60% की अगर ये कमी आई है, ये आंकड़ा अगर सच है, तो फिर इस योजना के तो कोई मायने नहीं रहते। देखो, इस योजना को मैंने पहले भी कहा है, इस दृष्टि से ना देखें कि सांसद क्या कर रहे हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सांसद ने आपको एक नाम दे दिया और वो उस गांव के वासी को गर्व होना चाहिए कि मुझे उसमें सेलेक्ट किया गया। तो सर, सांसद की जिम्मेदारी उसके गांव को लेकर नहीं है? आप दूरभाष से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा। करते भी हैं कि जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली वहाँ उपलब्ध हों। और उसके लिए जो मेन जो काम था मेरे उसमें कि रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना होता, एक ऐसे आयाम पैदा किए जाएं कि जो आज सबसे ज्यादा जरूरत है। अब जितनी बीमारियां हैं, प्रदूषण है, भाई फैक्ट्रियों से भी प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण है, आप रसायन मुक्त खेती से उसको अपना बचाव कर सकते हैं, जलाशय को शुद्ध रख के अपना बचाव कर सकते हैं कि भाई जलाशय शुद्ध हो, गंदे ना हो, तो पानी आपका रिचार्ज होता रहे। आप बरसात हो तो उसके पानी को रिचार्ज कैसे करें, कैसे उसको रोकें, ये हमें सरकार नहीं कर सकती। सरकार आपको ये खुद से करेंगे, खुद से करना होगा। तो फिर सांसद चाहिए क्यों? सांसद क्यों नहीं चाहिए? अच्छा, क्यों नहीं चाहिए सांसद? सांसद बड़ा घर में क्यों नहीं चाहिए? विजन दिया है प्रधानमंत्री जी ने, सांसद को ये काम दिया है, तो इससे हम पूरे भारत में जुड़ गए, पूरा भारत जुड़ गया उससे। एक एक गांव देके उसमें बदल सकते हैं कि भाई आज ये गांव है कल दूसरा हो। जो दिया था बहुत अच्छा विजन था, मैं समझता हूँ। काम नहीं हुआ इस पर, उसका हमने आत्ममंथन करना होगा। अरविंद जी, ये चर्चा असल में बहुत वृहद है, बहुत वास्ट है, लेकिन इस चर्चा में अब जो आज का अहम बिंदु है वो है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सर, इतनी तकलीफें हैं जो त्यागी जी ने भी बताई, ये तकलीफें दूर क्यों नहीं होती हैं? छोड़ दीजिए एक बात के लिए कि आप वहां के निवासी हैं जो आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया है, ये दिक्कतें दूर क्यों नहीं हो रही अरविंद जी? दिक्कतें दूर तब होंगी जब इंसान के अंदर जज्बा होगा सामाजिकता के लिए। सर, ये फिर डायलॉग बाजी है सर। नहीं, सब डायलॉग बाजी लगती है सर। डायलॉग यथार्थ में करना है सर, प्रैक्टिकल करना है सर। ये तो कहानियां, किताबी, ये तो सब चल रहा है सर। ये बातें तो अभी हम सुन भी रहे थे। सर, मुझे कुछ प्रैक्टिकल बताइए, कैसे होगा? हमें जोश होगा, जज्बा होगा, हम वहां चले जाएंगे, हम मार्च पे चले जाएंगे। सर, ये नहीं, मुझे बताइए कैसे जाएंगे? नहीं, मेरे अभी साथी त्यागी जी बोल रहे थे कि इस योजना के लिए किसी फंड की जरूरत नहीं है। मुझे आप एक बात बता दीजिए, जब इंसान अपने घर में बैठा होता है उसके सामने आप सूखी रोटी रख दोगे, क्या बिना सब्जी के रोटी खा लेगा?
हर किसी योजना के लिए फंड की आवश्यकता है और जो जनप्रतिनिधि है और जो सांसद हैं उनको जनता के प्रति जवाबदेही की जरूरत है। और देश के प्रधानमंत्री ने जो अगर कोई कॉन्सेप्ट लिया है या उन्होंने कोई विजन दिया है और लाल किले की धरा से दिया है जहां हमारा तिरंगा शान से लहराता है, तो उसके प्रति एक आम नागरिक होने के नाते हर एक उस व्यक्ति की दायित्व बनता है कि वो भारत देश की शान के लिए अपना कर्तव्य निभाए और उस योजना को धरातल पे पूरे ईमानदारी के साथ और अपनी निष्ठा के साथ उस सांसद के साथ कंधे से कंधा मिला के। 3 बड़े कर्तव्य जो आप निभा रहे हैं, बताइए मुझको, मेरे व्यूअर्स को। देखिए, 3 बड़े कर्तव्य। मैं पहला कर्तव्य मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले एक हिंदुस्तान का आम नागरिक हूं और मैं अपने आप नागरिकता को मैंने सिद्ध किया है अपने 2.5 साल के कार्यकाल में। मैंने ना दिन देखा ना रात देखा। सर भाषण नहीं ना, मुझे कर्तव्य कौन सा कर्तव्य मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी नागर जी ने बताया था मैं नाली साफ करता हूँ। देखिए मेरा कर्तव्य क्या था, मेरे गांव में मेरा तालाब बिल्कुल जलकुंभी से भरा पड़ा था। जिससे जल जो पीने का पानी है नलों में वो खराब हो गया था। सबसे पहले मैंने अपने गाँव के उस तालाब को साफ कराया। जिससे 2 सर अगला मुझे आगे बढ़ना है। उससे आगे दूसरा कर्तव्य, मेरे गांव में जो विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के स्कूल में बैठने की जो और पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। बच्चे गर्मियों में पंखे नहीं थे, पंखे लगवाए सोलर। सर ये बातें तो आपने बतौर प्रधान की है ना, मुझे एक आम नहीं, मैंने ग्राम प्रधान नहीं। जब आप एक आम आदमी के कर्तव्य का भाषण देते हैं तो मुझे एक आम आदमी का कर्तव्य बताइए। जैसे हरेंद्र जी ने बताया कि मैं भैया अपने घर के आगे नाली साफ करता हूँ, मेरा कर्तव्य है। मैंने पंखे लगवाए वो आपने नहीं लगवाए। मैंने 250 पौधे लगाए वो आपने अपने जेब से नहीं लगाए, वो आपको फंड मिला होगा। सर मैंने बता दिया कि वो CSR से फंड मिला। लेकिन हमारे प्रयास से कैसे हो गया सर? फिर कर्तव्य तो मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने 250 पौधे लगाए गाँव में। बतौर अरविंद आप बताइए कौन से कर्तव्य हैं जो आपने अपनी जेब से किए हो या अपनी श्रमिक शक्ति से किए हो, जो आपने तन की शक्ति से किए हो, वैसा बताइए ना सर। मैं बता रहा हूँ 100 बच्चों की हमारी एक टीम है जो युवा शक्ति नीमका के नाम से है। और वो तब बनी टीम जब गांव सांसद आदर्श गांव में लिया गया। और हमने बच्चों ने मिलके गांव में हमारे जो कुटी आश्रम है वहां पे पूरे तालाब के किनारे 150 पौधे लगाए। और जो हमारा शमशान स्थल है जहाँ पे हमारे 2 शमशान स्थल है उसमें वृक्षारोपण किया और उसको साफ सफाई की उसकी। और जो हमारे बच्चों का खेल स्टेडियम है स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय तोताराम महाशय जी के नाम से 16 बीघे जमीन जो विद्यालय से लगी थी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे पंडित सोहनलाल सरपंच जी के नाम से हमने उसमें स्टेडियम की स्थापना की और बच्चों ने अपना श्रम दान करके हमने करके उस स्टेडियम को तैयार किया। आपने तो प्रधान जी का मैं मैनिफेस्टो समझा दिया मुझे, लेकिन ठीक है। हमारे साथ हरेंद्र जी भी, तो हरेंद्र जी कितना मुश्किल हो जाता है परिभाषित करना अपने कर्तव्य को या फिर सरकारी खजाने से मिल रहे काम कराने के कर्तव्य को। क्या इसमें हमें भेद करना होगा? अगर हम बोलते हैं कि बतौर नागरिक हमारी जिम्मेदारी भी है, सरकार पे ही डिपेंड रहना पूरी तरीके से सही नहीं, वो कौन से कर्तव्य हैं सर हमको जो निभाने ही चाहिए, जो हमारी जिम्मेदारी के अंदर केंद्रित होते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए घनश्याम जी, हमारा देश 4 अंगों में बटा हुआ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और आपकी पत्रकारिता जी। तो इनके कार्य क्षेत्र भी इसी हिसाब से बांटे हैं। मान लो हम कार्य, अब जो भी कार्य कर रहा है, चाहे पुलिस से लेके चाहे कोई डाकिया तक है, कोई चपरासी से लेके कोई कार्यपालिका में आता है। जब उसको कोई जरूरत पड़ेगी तो वो कहाँ जाएगा? विधायिका में जाएगा। वहां भी बात नहीं बनती है, कोई मान लो और कोई बड़ी बात है तो वहां भी नहीं बात बनती है, तो फिर कहाँ जाएगा? न्यायपालिका में जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, कहने का अर्थ यह है कि गांव में जब तक रोजगार का साधन नहीं होगा, रोजगार से मतलब है चाहे 30 दिन में किसी को 25 दिन मिले, 26 दिन मिले, 24 दिन मिले, रोजगार का गांव में जरूरी होना है। सही बात है। पहली बात तो यदि गांव में रोजगार है तो गांव अपने आप ही उन्नतशील होते चले जाएंगे। अब आप एक बात लगा लीजिए, पड़ोसी का घर देख लीजिए, अपना घर देख लीजिए, दोनों में से एक तो बच्चा नौकरी कर रहा है, एक घर बैठा हुआ है, तो वो घर नीचे को जाएगा, जिसका नौकरी कर रहा है ऊपर को जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि जब तक हम स्वयं निर्भर नहीं बनेंगे, काम नहीं करेंगे, तब तक आदर्श गांव की परिकल्पना करना मुझे लग रहा है मुश्किल है। ठीक है, तो भविष्य के आईने में एक तस्वीर उकेरने की कोशिश की गई जिसका नाम आदर्श ग्राम योजना था। वो कितनी फ्रूटफुल हुई, कितनी यथार्थ पे पोषित हुई, वो हमने इस चर्चा के जरिए समझने की कोशिश की। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में आने के लिए, जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।
तो फिर ये कोशिश सच के साथ की आज हमने निभाई, लेकिन एक कोशिश आपको भी करनी है। लोकतंत्र का बड़ा उत्सव चल रहा है और इस उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। वैसे मैं जानता हूं कि मेरे तमाम व्यूवर्स जो डीडी किसान को देखते हैं, हमको फॉलो करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं। अगर आपके यहाँ चुनाव हो चुका है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है, मतदान होना है अभी, तो फिर घर से निकलिए और अपने मत का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आप जानते हैं आपका एक वोट आपकी तस्वीर, तकदीर, नियति सब कुछ बदलने का दम रखता है। तो फिर इस कोशिश को जरूर करिएगा। एक वोट करता है चोट। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ कि अपनी जिम्मेदारी आप निभाएंगे, सच के साथ के इस अंक को आज यहीं वाइंड अप करता हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।